हेलो स्टूडेंट्स। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, सॉलिड पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी। फर्स्ट हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रोजिंग पॉइंट, और फोर्थ देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम कोई अननोन सॉलिड सब्सटेंस हो तो उसका मोलिकुलर मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, ये 4 टेक्निक में से एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ये चारों में से बढ़िया ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड कब होगी? जब हमको किसी पॉलीमर का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है, प्रोटीन का मोलर मास डिटरमाइन करना है, पॉलीमर का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो देखो, एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड अदर देन अदर मेथड्स, तो दूसरे मेथड की कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड क्यों बेस्ट है? तो पहली बात देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमको वो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करना हो तो हमको हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अप टू बॉइलिंग पॉइंट हीट करना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में हमको कूलिंग करना पड़ेगा, कब तक कूलिंग करना पड़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट तक कूलिंग करना पड़ता है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें हम प्रेशर मेजर करेंगे रूम टेम्परेचर। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वेयरएज इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हम मोलारिटी यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मोलारिटी, मतलब स्मॉल m यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ स्मॉल m, मोलालिटी। तो फर्स्ट पॉइंट देख लो, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एज द एडवांटेज ओवर द अदर मेथड्स। क्या एडवांटेज है? तो हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करेंगे ना, प्रेशर मेजर्ड इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हम प्रेशर मेजर करते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम कौन सी यूज करेंगे? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। तो जो दूसरे जो मेथड है इसमें हम मोलालिटी टर्म्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम मोलारिटी यूज करेंगे। और सेकंड, दूसरे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होंगे, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे होगा। तो एक एडवांटेज समझ में आ गया। 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक तो रूम टेम्परेचर वाला और दूसरा है मोलारिटी यूज करेंगे, मोलालिटी यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो पहले इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से जो मोलर मास डिटरमाइन करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे डिटरमाइन करेंगे, और दूसरे हम मोलारिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है। देखो, एज कंपेयर टू द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, यदि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू या डेल्टा टीपीएफ की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। और इतनी स्मॉल होता है ना उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि एक्सपेरिमेंटली वो मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है। उसके कंपैरिजन में हम ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी मेजर कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट्स मैग्नीट्यूड पाई इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू बहुत लो होगी, इतनी लो होगी तो हमको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। आगे देखो, अब देखो, जब हम बायोमोलिक्यूल कोई है, बायोमोलिक्यूल हमको मालूम है कि बहुत हायर टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल हो जाता है। लो टेम्परेचर में भी वो स्टेबल नहीं है।
तो देखो यदि हमको बायोमोलिक्यूल कोई है हमारे बॉडी में, उसका प्रोटीन है बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, इसका मोलर मास हमको डिटरमाइन करना है। यदि हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज करेंगे तो टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, और इतने कम टेम्परेचर पे बायोमोलिक्यूल होता है वो कैसा है, अनस्टेबल होता है। यदि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड यूज करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमको हीट ज्यादा करना पड़ता है, ऐसे इतने हायर टेम्परेचर पे बायोमोलिक्यूल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड बायोमोलिक्यूल का मोलर मास निकालने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड कहां पे होती है, रूम टेम्परेचर पे। तो उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। तो देखो द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर for the determination of molar mass of solute is particularly used for biomolecule. यदि बायोमोलिक्यूल होगा तो as they are generally not stable at higher temperature, तो जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ना वो हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, तो उसका मोलर मास डिटरमाइन करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करेंगे। और पॉलीमर जैसे कंपाउंड होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी तो ये वैल्यू की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो बहुत लो होगी, तो इतनी लो होती है कि हम मेजर भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, उसकी वैल्यू लार्ज है। तो देखो जब बायोमोलिक्यूल हो या पॉलीमर जैसे कोई कंपाउंड हो, इसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट मेथड अमॉन्ग द अदर मेथड्स। दूसरे जो मेथड है उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड क्यों बेस्ट होती है और किसके लिए बेस्ट होती है। याद रखना, प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, पॉलीमर, हाँ, लार्ज मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट होती है। दूसरी एक चीज याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं और वहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या यूज करते हैं, मोलारिटी। तो देखिए न्यूमेरिकल्स तो लिख के आपको समझ में आ जाए। तो देखो न्यूमेरिकल्स 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। तो देखो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन का वेट होता है 1.26 ग्राम और सॉल्यूशन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सॉल्यूट कौन है, प्रोटीन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन। प्रोटीन कितना है, 1.26 ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना बनाया हुआ है, वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 200 ml। जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है ना उतना ही ml होता है। फिर से देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 200 ml भी लिख दो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो प्रोटीन क्या है, सॉल्यूट, और उसका वेट है 1.26। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर, इज फाउंड टू बी 2.57 into 10⁻³ बार। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। देखो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू nRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू गिवन है 2.5 into 10⁻³ बार। वॉल्यूम लीटर में लेना है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो याद रखना वॉल्यूम लीटर में लेना है, और यहाँ पे वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml, और 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 0.200 लीटर वॉल्यूम आ गया। मास ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का मास कितना गिवन है, 1.26 ग्राम। मोलर मास ऑफ प्रोटीन वो कैलकुलेट करना है, आर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बार में गिवन है तो आर की वैल्यू हम बार वाली लेंगे। तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। डिफरेंट आर की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, तो देखना है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू हम बार में लेंगे
0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है 300। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू रख दो 2.57 इंटू 10⁻³ बार। वॉल्यूम लीटर में 0.200 लीटर। मास ऑफ प्रोटीन 1.26। आर की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। टेम्परेचर 300 केल्विन। मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन की फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो, तो आंसर आ जाएगा 61.022 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। हमको बता दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर किस में कैलकुलेट कीजिए, पास्कल में कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताया गया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसमें आपको 1 ग्राम पोलीमर डिजॉल्व करना है। वो पोलीमर का मोलोमार्स इतना है। एक्यूअस सॉल्यूशन है तो वाटर में डिजॉल्व करना है, तो एक्यूअस सॉल्यूशन हो गया। तो देखो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एज ए सॉल्यूट कौन है, पोलीमर है। फिर से पढ़ लेता तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेट करना है। वो भी किस यूनिट में चाहिए, मुझको बता दिया है कि मुझको पास्कल में ही चाहिए। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer। तो 1 ग्राम पोलीमर को मैंने डिजोल्व किया, उसका मोलर मास है 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर। 450 ml वाटर में मैंने 1 ग्राम पोलीमर डिजोल्व किया है। अब देखो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे ना, तो लिक्विड का वॉल्यूम वही रहेगा। तो ये 450 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो 450 ml। टेम्परेचर कितना गिवन है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। पाई मुझको पास्कल में कैलकुलेट करना है। आर वी मुझको लीटर में चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन है, 450 ml है। वॉल्यूम लीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.450 लीटर हो जाएगा। मोल मतलब मास ऑफ पोलीमर अपॉन मोलर मास ऑफ पोलीमर। मास ऑफ पोलीमर 1 ग्राम और मोलर मास ऑफ पोलीमर 1,85,000 आर। अब देखो पाई पास्कल में है, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में है, तो आर की वैल्यू भी मुझको पास्कल में चाहिए। तो आर की वैल्यू पास्कल में कितनी है, याद रखना 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर अपॉन मोल। वो याद रखना है वैल्यू आपको सब कुछ। तो आर की वैल्यू पास्कल में है 8.314 किलो पास्कल है। 8.314 किलो पास्कल है, सब समझ। 8.314 किलो पास्कल है, उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। आर की वैल्यू पास्कल में हो गई। क्यों पास्कल में लिया, क्योंकि मुझको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया गया है पास्कल में कैलकुलेट कीजिए, वरना आप जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हो। तो आर की वैल्यू पास्कल में ना, टेम्परेचर केल्विन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस 273 कर लो, तो आंसर हो जाता है 310 केल्विन। अब वैल्यू रख दो। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम लीटर में कितना है, 0.450 लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट पोलीमर है, उसका मास है 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1,85,000। वैल्यू ऑफ आर इन पास्कल 8.314 इंटू 10⁻³। टेम्परेचर केल्विन में 310 केल्विन। और यहाँ पे से ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन करो, तो आंसर आता है 30.96 पास्कल। तो न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
वैसे आप भी बोल सकते हो ऑन द बेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या बोल सकते हो ऑन द बेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन। So on the basis of the concentration, hence on the basis of the osmotic pressure, there are three type of solution. So on the basis of the osmotic pressure, there are three type of solution: isotonic solution, hypertonic solution, and hypotonic solution. तो हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, तो जो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सोचो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मोलारिटी भी क्या होगी, सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा। तो सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी क्या होगा, सेम। चलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सेम पार्शियल प्रेशर होगा। यदि पार्शियल प्रेशर सेम होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी सेम होंगे। तो देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। दोनों को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम। लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा। तो मुझको बताओ यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। यदि दोनों सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम है, मींस कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। याद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस having the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। तो isotonic solution किसको बोलेंगे, जो दो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल रिमेन सेम। There is no osmosis between these two solutions। Isotonic solution में osmosis नहीं होगा, क्यों, कि they have the same molar concentration। और याद रखना isotonic solution का वेपर प्रेशर भी सेम होता है। isotonic solution का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है, वेपर प्रेशर भी सेम होता है। अब देखो एक एग्जांपल आपको याद रखना, हमारे जो ब्लड सेल में जो फ्लूइड है ना, वो आपको ब्लड सेल ही बोल दो चल देगा। तो ब्लड सेल में जो फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और हम ब्राइन वाटर बोले, हम सेलिन वाटर बोले, हाँ नॉर्मल सेलिन वाटर मतलब 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लर्न बाय। तो याद रखना फ्लूइड इन द ब्लड सेल, तो हमारे ब्लड सेल में जो फ्लूइड है वो, और 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये रट लेना है, अच्छी तरह याद रखना। क्या बोलो, ब्लड सेल है ना, मतलब ब्लड सेल में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। therefore both are isotonic solution of each other। ये जो 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन, सेलाइन सॉल्यूशन। तो देखो ये 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर
ब्लड में जो फ्लूइड सेल है उसका ही इतना जितना ही होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट हम जब हम इंट्रा नर्वस सिस्टम में डाल दे तो चलेगा। तो नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन है, इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनियसली, वेन में हम डायरेक्ट वो एज ए इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन के साथ ब्लड सेल में जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका सेम होता है, आइसोटोनिक होता है, इसीलिए इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनियसली, हम वेन में डायरेक्ट हम दे सकते हैं। ओके, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं बताता हूं कि दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ए और बी। यदि ए और बी दोनों लिक्विड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो मैं बोलूंगा कि दोनों आइसोटोनिक है। अब दोनों सेम नहीं है, देखो सेम होगा तो आइसोटोनिक, सेम नहीं होगा दो पॉसिबिलिटी है, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंपेयर टू दिस। तो A is a hypertonic solution compared to B and B is a hypotonic solution, hypo मतलब कम, hypotonic solution compared to A। तो देखो यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है, तो एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिए, a solution having more osmotic pressure than the other solution is called hypertonic solution। a solution having more osmotic pressure than the other solution is called hypertonic solution। चलो हाइपोटोनिक, तो जिसका जो दो सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो ये सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर then the other solution is called hypotonic solution। तो a solution having less osmotic pressure then the other solution is called hypotonic solution। तो समझ में आ गया? तो दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि सेम नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो देखो मेरे पास तो जो ब्लड सेल में जो फ्लूइड है ना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन है मोर देन 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन। ये दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? ब्लड सेल का कितना होता है? 0.9 होगा, ये 0.9 से ज्यादा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये है बोलेंगे हम हाइपरटोनिक के ज्यादा है, कम है तो बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा? हाँ होगा। ऑस्मोसिस कहाँ से होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन फिर से एक बार देख लो, ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन किससे सेम है? 0.9% W/V NaCl, और यहाँ पे कितना है? मोर देन 0.9, मतलब ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये कम कॉन्सेंट्रेशन। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस, मतलब फ्लो ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ब्लड सेल में से वाटर बाहर निकल जाएगा। ब्लड सेल में से वाटर बाहर निकल जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो देखो देन वाटर वी फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो देखो जब हम ब्लड सेल को सेलिन वाटर में मतलब पॉइंट ऐसे सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, ड्रॉप करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V NaCl से ज़्यादा होगा, तो ब्लड सेल में से वाटर बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। लेकिन हमने ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में ऐड किया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन। तो अब देखो ब्लड सेल का कितना होता है, हमने याद कर लिया। याद करना, ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.9% W/V NaCl के सॉल्यूशन के जितना होता है।
और यहाँ पे क्या होता है लेस देन, ये दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये ब्लड सेल वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस होगा, हाँ ऑस्मोसिस होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो कहाँ से कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर ब्लड सेल में अंदर जाएगा तो स्वेलिंग होगी। तो देखो देन वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड दे वुड स्वेल। तो धीरे धीरे अंदर ब्लड सेल में वाटर चला जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन, यदि हमने ब्लड सेल को 0.9% W/V NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे, अच्छी तरह देख लो, ये ब्लड सेल को हमने 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा। कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। लेकिन यदि मैंने ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W/V NaCl से ज्यादा होगा तो ब्लड सेल में से वाटर बाहर निकल जाएगा, ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा। यदि मैंने ब्लड सेल को 0.9% W/V NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होंगे, ऑस्मोसिस होगा, हाँ, और ब्लड सेल में वाटर चला जाएगा तो स्वेलिंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप तभी कर सकते हो जब आपको ऑस्मोसिस पता है। तो देखो मैंने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ एक फ्रेश वाटर है और यहाँ पे सॉल्ट वाटर। तो बोलो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, तो बोलो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो सकती है, पहले सोचो। हो सकती है, कहाँ से कहाँ पे हो सकती है, तो ऑस्मोसिस यहाँ से होती है, फ्रेश वाटर में से सॉल्वेंट यहाँ पे आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। समझ में आ गया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ से सॉल्वेंट, लेकिन मुझको ऑस्मोसिस नहीं करना। यदि मैं ऑस्मोसिस नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो ये सॉल्वेंट साइड है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मतलब ये सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं सॉल्ट। तो सॉल्यूशन साइड पे मैं पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करता हूँ। कितना प्रेशर अप्लाई करता हूँ, याद रखना, प्रेशर अप्लाई करता हूँ ना मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना अप्लाई करने से ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसको रिवर्स करना है तो मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूंगा मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं, होल होते हैं। अब देखो मैंने यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, रिवर्स साइड, यहां से यहां नहीं होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की और वाटर चला जाएगा। देखो जब भी हम प्रेशर करते हैं ना, यहाँ से मैंने प्रेशर अप्लाई किया और यहाँ पे होल तो है ही, तो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो सॉल्वेंट मतलब वाटर फ्लो फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू, लेकिन सॉल्ट जो है ना वो बाहर यहाँ इसमें नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है ना वो किसको, इसके में से वाटर को पास कर सकता है, लेकिन इसमें जो सॉल्ट है उसको पास नहीं होने देगा, सॉल्यूट है उसको पास नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट रहेगा और वाटर यहाँ पे चला जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन साइड पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है, तो ना मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, गड़बड़ मत करना। ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। तो देखो द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। तो नॉर्मली डायरेक्शन ऑस्मोसिस यहाँ से होता है, तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। तो सॉल्यूशन साइड से यदि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट कहाँ से, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लो हो जाएगा। तो रिवर्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस, दैट इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस।
ये रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो लाइक समझो कि दुबई, तो नजदीक में सी है लेकिन बहुत सारा डेजर्ट है, तो वाटर नहीं है, तो हम ये रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ करेंगे? तो ये जो सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर है, तो इसको डिसैलिनेशन करने के लिए, मतलब यहाँ से सॉल्ट निकाल के फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करेंगे। द रिवर्स osmosis, this method is used in desalination to get salt free water from sea water। तो सी वाटर में से सॉल्ट निकाल के सॉल्ट फ्री वाटर, फ्रेश वाटर हमको चाहिए, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो दिस मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड इज यूज इन डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब क्या होगा? टू गेट सॉल्ट फ्री वाटर फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में से सॉल्ट यहाँ ही रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही जाएगा, फ्रेश वाटर। तो सी वाटर में से वाटर हमको चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, तो डिसैलिनेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है यार। तो हम जहाँ यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तब रिवर्स होगा। नॉर्मली तो यहाँ से आएगा, कोई यहाँ से यहाँ बंदा आता है, हमको रिवर्स करना है, कोई यहाँ से आ रहा है, हमको रिवर्स करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तब वो वापस जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है। यदि समझो यहाँ पे हम जो मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन नॉर्मल मेम्ब्रेन होगा, तो क्या होगा? वो फट जाएगा। तो यहाँ पे हमको अच्छा वाला मेम्ब्रेन यूज करना है। तो नॉर्मली हम सेल्यूलोज एसिटेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेल्यूलोज एसिटेट। देखो, द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना, तो हम नॉर्मली कुछ भी कोई भी आलतू फालतू मेम्ब्रेन यूज नहीं कर सकते। तो वेराइटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन इज अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें से कौन सिलेक्ट करेंगे? द मोस्ट कॉमन यूज सेमीपोरल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज एसिटेट। हम नॉर्मली कॉमनली कौन सा यूज करते हैं? सेल्यूलोज एसिटेट यूज करते हैं। ये मेथड हम कहाँ पे नॉर्मली यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन इज बोन फॉर द रीजन वेयर फ्रेश वाटर इज स्कैरली अवेलेबल। तो जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है और नज़दीक में सी है, तो सी वाटर में से फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए हम एक रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड अप्लाई करते हैं। ये अच्छी तरह पढ़ाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट में हम दो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेस में क्या क्या प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल मोलर मास कैसे निकलता है, उसको मोलर मास कैसे कन्वर्ट करके वन टॉप फैक्टर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।